नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और यही सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 90 हुआ करती थी, 90। और यहाँ पर प्रेजम्पशन एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में है जिसको या तो ये प्रूव कर दिया है कि वो 30 साल पुराना है, या परपोर्ट किया जा रहा है कि वो 30 साल पुराना है, क्लेम किया जा रहा है कि वो 30 साल पुराना है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट क्या क्या प्रिज्यूम कर सकती है, मैं क्रक्स आपको अगर बता दूं तो जो उसमें हैंडराइटिंग लिखी है और जिस पर्सन के द्वारा लिखी हुई है वो परपोर्टिंग रिटन बाय दैट पर्सन है, तो कोर्ट हाँ मे प्रिज्यूम कि उसी पर्सन ने ऐसी हैंडराइटिंग लिखी है। अगर उस डॉक्यूमेंट पर किसी पर्सन के सिग्नेचर हैं तो उस सिग्नेचर के बारे में भी यही प्रिज्यूम कर सकती है, मे प्रिज्यूम कि जिस पर्सन के सिग्नेचर बताए जा रहे हैं उसी पर्सन ने ये सिग्नेचर किए हैं। दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, एग्जीक्यूटेड की बात आती है तो पार्टीज के अगर कहीं साइन है, अटेस्टेड की बात आती है तो विटनेसेस ने अगर कहीं साइन किए हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया है 30 साल पुराना है या परपोर्टिंग टू बी कि वो 30 इयर्स ओल्ड है, देन कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि जिस पर्सन के द्वारा अटेस्टेड दिखाया जा रहा है, विटनेस के साइन दिखाए जा रहे हैं, उसी पर्सन ने ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट किया था और जिस पर्सन के द्वारा इसका एग्जीक्यूशन दिखाया जा रहा है उसी पर्सन ने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था, ऐसा प्रिज्यूम कर सकता है चाहे तो। लेकिन कंडीशन एक कि वो डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना बताया जा रहा है या प्रूव हो गया वो प्रॉपर कस्टडी से कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया गया होना चाहिए। दोस्तों इस सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा और बिटवीन द लाइन देखेंगे कि क्या क्या वर्ड्स यूज हुए हैं, उनके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं और क्या सिचुएशन बन सकती है प्रैक्टिस में, और उनके जवाब और उनके आंसर्स क्या क्या होंगे। पहले हेडिंग देख लेते हैं, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 इयर्स ओल्ड। 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट अगर कोई आपके सामने आए या फिर आप एविडेंस में देना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए कि ये सेक्शन भी आप पर कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होती है, सेक्शन 92। तो अगेन क्योंकि प्रिजम्पशन की डेफिनेशन, प्रिजम्पशन की सेक्शन है, तो आपको फिर वही दो बातें कि कुछ फैक्ट फंडामेंटल फैक्ट होंगे जिन्हें आप कंडीशन भी कह सकते हैं कि ये सेक्शन तब एप्लीकेबल होगी, और दूसरे फैक्ट कुछ होंगे जो टू बी प्रिज्यूम्ड होंगे जिनको कोर्ट में प्रिज्यूम उपधारणा कर सकती है। तो फिर हम ध्यान रखेंगे सेक्शन को पढ़ते पढ़ते कि कौन से फंडामेंटल फैक्ट हैं और कौन से फैक्ट टू बी प्रिज्यूम्ड हैं। तो लेट्स सी, वेयर, वेयर मींस कंडीशन है, वेयर एनी डॉक्यूमेंट, इट मींस एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जब जब डॉक्यूमेंट आपको पढ़ा इन सेक्शन में पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और वो क्वालिफाइड नहीं है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट केवल और केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट टाइम पिक्चर में आया था। इट मींस एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर मैं पढ़ूं तो ऐसे पढ़ना कोई गलत नहीं होगा। परपोर्टिंग और प्रूव्ड टू बी 30 इयर्स ओल्ड, या तो इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ये 30 साल पुराना है, अगर क्लेम नहीं किया जा रहा है तो ये प्रूव कर दिया गया है, साबित कर दिया गया है एविडेंस से या किसी दूसरे मटेरियल से कि ये 3 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट ये है। कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसमें हम सेक्शन में आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी ही नहीं। अब दूसरी बात, ये वो डॉक्यूमेंट है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी which the court in the particular case considers proper। देखिए इस लैंग्वेज को थोड़ा सा आप अटेंशन के साथ देखिए, यहां पर सीधे सीधे प्रॉपर कस्टडी नहीं लिख दिया गया, फ्रॉम एनी प्रॉपर कस्टडी नहीं लिखा गया। लेजिस्लेचर ने अगर इतने सारे वर्ड्स को लिखने की थोड़ी सी हिमाकत करी है बजाय प्रॉपर कस्टडी लिखने के, तो उसका कुछ मतलब है। इसका मतलब ये है, इन्होंने लिखा है, इन वर्ड्स को आप पढ़ के देखिए, विच द कोर्ट in the particular case, in the particular case, court considers proper,
इसका मतलब केस टू केस प्रॉपर कस्टडी अलग हो सकती है। इट मींस प्रॉपर कस्टडी का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। हालांकि डेफिनेशन वही है जो सेक्शन 80 में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में पढ़ा चुका हूं। नीचे देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में लिखा है द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 80 shall also apply to this section। तो सेक्शन 80 में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वहां पर बताया गया था कि कब कहेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से आया है, वही मीनिंग यहां पर भी कस्टडी प्रॉपर का निकाला जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड्स यहां पर लिखे विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसीडर्स प्रॉपर, इट मींस कोर्ट कोई सेट स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होगा जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर कस्टडी होगी, बट केस टू केस प्रॉपर कस्टडी का मीनिंग चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है, इसलिए ये वर्ड्स यहां पर लिखने पड़े। तो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं। नंबर एक, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी परपोर्टेड और प्रूव्ड टू बी 30 years old and simultaneously second condition must be fulfilled, the document means original document is produced from any custody it means custody any कहीं से भी हो सकती है, वो केस टू केस मैटर करेगा कि वो एनी कस्टडी क्या वो प्रॉपर कस्टडी है या नहीं है, और हु विल डिसाइड इट कि ये प्रॉपर कस्टडी है या नहीं है। In view of explanation, the court will decide it whether the custody from the document, the original document has been produced before the court, whether it is a proper custody or not. Who will decide it? Only the court will decide it. तो ये दो कंडीशन पूरी हो जाने के बाद अब कोर्ट की प्रिजम्पशन शुरू होंगी। देन ये सेक्शन कहती है द कोर्ट मे प्रिज्यूम, नॉट shall presume, the court may presume that। अब यहां दो पार्ट है, क्या? द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। पहले पार्ट में दो बातों की प्रिजम्पशन है। सिग्नेचर, उस डॉक्यूमेंट पे जो 30 years ओल्ड दिखाया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है, उस पर अगर कोई सिग्नेचर है तो उस सिग्नेचर को, या फिर साथ में सिग्नेचर भी है और उसके दूसरे पार्ट, एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट में कितने पार्ट होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो एवरी पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट और वो सिग्नेचर विच परपोर्ट्स टू बी इन द हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। वहां पर जो सिग्नेचर है या वो जो दूसरे पार्ट है वो किस पर्सन की हैंडराइटिंग में है, वो कैसा परपोर्ट किया जा रहा है, कैसा क्लेम किया जा रहा है। मान लो कि एक ही पर्सन में, एक ही हैंडराइटिंग में क्लेम किया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट पे जो 30 साल पुराना है, या एक के सिग्नेचर है, ऐसा परपोर्ट किया जा रहा है, देन द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड द अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज इन दैट हैंडराइटिंग, इज इन दैट पर्सन्स हैंडराइटिंग। जिस पर्सन की हैंडराइटिंग में दिखाया जा रहा है उसी पर्सन की हैंडराइटिंग में ऐसा सिग्नेचर है, उसी पर्सन की हैंडराइटिंग में दूसरा पार्ट डॉक्यूमेंट का लिखा हुआ है। तो अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वो वाला जो किसी पर्सन ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, अगर टाइप्ड है तो उस पार्ट के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। केवल और केवल हैंडराइटिंग, उस पर्सन ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, हाथ से लिखा है कोई डॉक्यूमेंट, तो उस पार्ट को प्रूव करने का एक एडिशनल तरीका है कि वो डॉक्यूमेंट जब 30 साल पुराना हो गया हो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट होने का मतलब है कि जो पर्सन है जिसने साइन किया, जिसने अटेस्ट किया, विटनेस है, जिसने एग्जीक्यूट किया, जो पार्टी है, हो सकता है कि उसकी मेमोरी फेड हो जाए, उसको याद ही ना रहे कि ऐसा डॉक्यूमेंट उसने साइन किया था। हो सकता है कि विटनेसेस ही अवेलेबल ना रहे, विटनेस मर जाए, या फिर हो सकता है कि विटनेस इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो जाए, और बहुत सारी बातें हो सकती है। इन मामलों में ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अब ये सिग्नेचर किसका है या ये डॉक्यूमेंट किसकी हैंडराइटिंग में लिखा गया है, ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोर्ट को कुछ
पावर दी गई कोर्ट को कुछ डिस्क्रिशन दी गई कि आप इस तरीके से भी प्रिज्यूम कर लेना, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट इतना पुराना है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ रिलायबिलिटी तो अटैच हो ही गई। तो यहां पर एक नेसेसिटी की थ्योरी है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एप्लीकेबल होता है अगर क्वेश्चन में कभी पूछ लिया जाए सेक्शन 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्यों बनाया गया इसको प्रिज्यूम करने के लिए कि प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी है, आवश्यकता पड़ गई थी। तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग की बात होती है तो पार्ट 1, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि वो अटेस्टेड भी हो डॉक्यूमेंट या एग्जीक्यूटेड हो। एग्जीक्यूटेड का मतलब कोई एक पार्टी है जहां पर एग्जीक्यूशन की आवश्यकता होती है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जरूरी नहीं है। मान लो कोई भी लेटर लिखा हुआ था, यहां पर जरूरी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो, अटेस्टेड हो लॉ से या नहीं हो, कोई भी लेटर हो सकता है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट हो सकती हैं, कोई और रिसीट हो सकती है, कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो 30 साल पुराना हो, वो फर्स्ट पार्ट में कवर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? एंड इन द केस ऑफ, ये जो इन द केस ऑफ हैं ये आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इन द केस ऑफ अर्थात उस मामले में जहां पर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड है, ऐसे मामलों में इट मींस इन द केस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, ये वर्ड इससे ऊपर वाले फ्रेज को क्लियर करते हैं कि यहां पर अटेस्टेशन की आवश्यकता नहीं है, यहां पर एग्जीक्यूशन की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है। तो जब अटेस्टेशन हो या फिर एग्जीक्यूशन हो उसके लिए सेकंड पार्ट है, लेकिन साथ के साथ आप ये ध्यान दीजिए, क्या ये एग्जीक्यूशन, क्या ये अटेस्टेशन ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है? इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया जाना या एग्जीक्यूट किया जाना लॉ की रिक्वायरमेंट थी क्या? ऐसा कहीं लिखा है क्या इसमें? आप पढ़ेंगे तो ऐसा इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ये एग्जीक्यूशन, ये अटेस्टेशन लॉ की रिक्वायरमेंट थी। देखिए लॉ की रिक्वायरमेंट थी तो डॉक्यूमेंट अटेस्ट होगा ही, अब तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा ही। लेकिन यहां पर वो डॉक्यूमेंट भी शामिल हैं जहां लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं भी थी, तब भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया गया, विटनेसेस से साइन कराए गए, पार्टीज ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो ऐसे मामले में कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकती है? अगर डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है और प्रॉपर कस्टडी से प्रूव किया गया है, यही दो कंडीशन है, यही दो फंडामेंटल फैक्ट हैं कि इन दोनों को आप प्रूव कर दीजिए, देन कोर्ट में प्रिज्यूम दैट इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड इट वाज ड्यूली अटेस्टेड। दोनों बातों को प्रिज्यूम कर सकता है कोर्ट कि ड्यूली एग्जीक्यूट किया गया था, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होना चाहिए था उसी तरीके से हुआ है, ड्यूली अटेस्टेड है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट में दिखाया जा रहा है उस तरीके से ही अटेस्ट हुआ है बाय द पर्सन, और उसी पर्सन के द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है, उसी पर्सन के द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है बाय whom it purports to be executed and attested। जिस पर्सन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाना, जिस पर्सन के द्वारा निष्पादित किया जाना, जिस पर्सन के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना दिखाया जा रहा है 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट में, उसी पर्सन ने उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया था, उसी तरीके से विटनेस से साइन किया था। कोर्ट में प्रिज्यूम, ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, बट दो कंडीशन कि डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दीजिए वो 30 साल पुराना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दीजिए कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में आया तो प्रॉपर कस्टडी से है। तो प्रॉपर कस्टडी के लिए अगर मैं बेसिक बात बता दूं, सेक्शन 80 के एक्सप्लेनेशन में जो लिखी है वहां पर दो बातें हैं, एक प्लेस और एक पर्सन। जहां डॉक्यूमेंट जिस प्लेस पर होना चाहिए था और जिस पर्सन की केयर में होना चाहिए था, नेचुरली जहां होना चाहिए था, वहीं से डॉक्यूमेंट आया है, तो कहेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से आया है और सेकंड कंडीशन प्रूव हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि ये जो 30 इयर्स का टाइम आ रहा है इसको काउंट कब से करेंगे? जिस दिन कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट फाइल हुआ वहां से पीछे की तरफ काउंट करना शुरू करेंगे क्या? देखिए डॉक्यूमेंट की दो कंडीशन होती है, एक डॉक्यूमेंट जब वो कोर्ट में फाइल हुआ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और अब दूसरी कंडीशन जिस दिन इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की बारी आई। प्रूव करने का मतलब
एविडेंस देनी है इस बात के, इस डॉक्यूमेंट के बारे में कि इसका जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो विटनेस आएगा, वो पार्टी आएगी, वो बोलेंगे आकर कोर्ट में, उस दिन की बात हो रही है। लेकिन देखना कोर्ट प्रिज्यूम कब करेगी, जब वो विटनेस अवेलेबल नहीं है। विटनेस अवेलेबल होगा तो फिर इस सेक्शन की आवश्यकता क्या है? विटनेस आके कह सकता है, हाँ विटनेस आया लेकिन वो कहता है जी पुराना डॉक्यूमेंट है मुझे याद नहीं है, देन ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सकती है। अब कोर्ट में प्रिज्यूम, चाहे तो प्रिजम्पशन कर सकती है, चाहे तो एक्सपर्ट की एविडेंस से सेक्शन 39 से प्रूव करा सकती है, चाहे तो सेक्शन 41 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग से प्रूव करा सकती है, चाहे तो सेक्शन 72 खुद कंपेयर करके प्रूव कर सकती है। बट खुद कंपेयर करने के लिए सामने दूसरी पार्टी होनी भी चाहिए जो लिख के दे सके। इसके लिए तो माने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, लेकिन ये एडिशनल मेथड है, एडिशनल मोड ऑफ प्रूफ है कि मैं प्रिज्यूम करके भी उसको प्रूव मान सकती है। तो क्वेश्चन आता है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाना है उस दिन से पीछे की तरफ 30 साल पुराना चेक करना है। अब 30 साल पुराना कहां तक पीछे ले जाएंगे, कब तक पीछे ले जाएंगे, कैसे पता चलेगा कि कहां तक जाना है? तो उस डेट तक जाना है जिस डेट पर यह डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखाया जा रहा है, up to the date on which this document is being purported to be written। जिस डेट पर इसको लिखा हुआ दिखाया जा रहा है। अगर डेट नहीं लिखी हुई है तो फिर ये सेक्शन 30 इयर्स वाली प्रिजम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर उस किसी डॉक्यूमेंट पर डेट नहीं है तो ये प्रिजम्पशन फिर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं हो सकता कि ये डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है। हाँ, अगर दूसरी एविडेंसेस से, एक्सपर्ट ओपिनियन से अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है, देन अगेन ये प्रिजम्पशन एप्लीकेबल हो सकती है। क्वेश्चन आता है, क्या ये प्रिजम्पशन फोटोकॉपी पर एप्लीकेबल हो जाएगी? कोई फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट, ये दिखाया जा रहा है कि ये 30 साल पुराना फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट जो आया उस पर 30 साल पहले की डेट पड़ी हुई है, और कहा जा रहा है कोर्ट को कि आप इसके बारे में प्रिज्यूम कर लीजिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है, प्रॉपर कस्टडी से आया है, तो अब इसके एग्जीक्यूशन जिस पर्सन को दिखाया जा रहा है उसी ने एग्जीक्यूट किया है, जो विटनेस इस पर अटेस्टेड विटनेस दिखाया जा रहा है उसी ने अटेस्ट किया है, ऐसा प्रिज्यूम कर लीजिए। तो देखिए लिखा है यहां पर वेयर एनी डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट मींस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो प्रिजम्पशन केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में है, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कस्टडी प्रॉपर। कॉपी के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर कभी कोई कॉपी के लिए आपसे कहने लगे तो आप बताइए कि साहब ये कॉपी पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर ही एप्लीकेबल होगी। और ये जो मैंने अभी बोला कि ये केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर एप्लीकेबल होती है, ऐसा डिसाइड हुआ था शीतल दास वर्सेस संतलाल। ये 1955 का केस है। इसमें ऐसा डिसाइड हुआ था कि केवल और केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर एप्लीकेबल होगी, फोटोकॉपी पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या यहां पर अटेस्टेशन को मान लिया गया, एग्जीक्यूशन को मान लिया गया, सिग्नेचर को मान लिया गया, अदर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को मान लिया गया, क्या ये कंटेंट की करेक्टनेस को माना जा रहा है कि जो इसके अंदर कंटेंट दिए गए वो करेक्ट हैं, क्या ऐसा माना जा रहा है? नहीं, कंटेंट के करेक्ट होने की प्रिजम्पशन नहीं है, केवल 4 प्रिजम्पशन हैं। एक सिग्नेचर की प्रिजम्पशन, एक दूसरे पार्ट हैं उनकी प्रिजम्पशन, और अटेस्टेशन की प्रिजम्पशन, एग्जीक्यूशन की प्रिजम्पशन, और करेक्टनेस की प्रिजम्पशन नहीं है। ऐसा डिसाइड हुआ था चंदूलाल आसाराम वर्सेस भाई काशी। इस केस में ऐसा डिसाइड हुआ कि जो यहाँ प्रिजम्पशन है वो कंटेंट के करेक्शन की प्रिजम्पशन नहीं है। बस एक लास्ट बात और कि इस तरीके से 30 साल के डॉक्यूमेंट को प्रिज्यूम कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा, और वो भी बे प्रिज्यूम है, बट एक बार प्रिज्यूम कर लिया तो फिर कर दिया कोर्ट ने, फिर आप इसको रिबट करने का पार्टीज के पास ऑप्शन है। हाँ, दूसरी बात कि रिबट कैसे किया जा सकता है,
रिवर्ट कर सकता है। को दूसरी अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट ये प्रिजम्पशन की गई है, वो कह सकती है कि जी विटनेसेस तो अवेलेबल है। अगर विटनेसेस अवेलेबल हैं जिन्होंने अटेस्ट किया है, तो आप उनको बुलाकर प्रूव कीजिए। सेक्शन 67 एप्लीकेबल होगी। फिर प्रिजम्पशन से प्रूव नहीं हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, फिर प्रिजम्पशन से प्रूव नहीं हो सकता विटनेसेस अगर अवेलेबल हैं तो। या आप रिवर्ट करना चाहते हैं तो कहिए कि इनके एडमिटेड सिग्नेचर मंगा लीजिए कहीं से, फिर आप एक्सपर्ट के पास भेजकर हैंडराइटिंग ओपिनियन ले लीजिए एक्सपर्ट की कि दोनों सिग्नेचर मैच करते हैं या नहीं करते हैं। पर्सन एक्विंटेड विद द हैंडराइटिंग अवेलेबल है तो आप उससे प्रूव करा दीजिए। तो रिवर्ट करने का साधन है। दूसरी बात कि अगर ऐसा प्रिज्यूम कर लिया तो क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है? नहीं, ये हमेशा ही इसके लिए कोरोबोरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ऑलवेज नीड्स कोरोबोरेशन। एविडेंसरी वैल्यू कैसी है? कोरोबोरेटिव नेचर की एविडेंसरी वैल्यू इसकी ऐसे डॉक्यूमेंट की होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 92 आपको समझ आ गई होगी। सेक्शन 80 के एक्सप्लेनेशन को भी आप साथ में देख लीजिए। और जो यहाँ पर इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, ये 3 इलस्ट्रेशंस, ये तीनों इलस्ट्रेशंस मैं ऑलरेडी सेक्शन 80 वाले एक्सप्लेनेशन में आपको समझा चुका हूं। आप खुद पढ़ के देखेंगे तो सेक्शन 80 वाले इलस्ट्रेशंस आपको याद आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर 5 की लास्ट सेक्शन 93 को हम पढ़ेंगे और देन फिर उसके आगे चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।